आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के संपूर्ण इतिहास का ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे और यहाँ से सारे के सारे प्रश्न 110%, 100%, 120% लर्निंग की गारंटी लेकर चलूंगा। अगर देखो ये शुरू से अंतिम तक जितना भी चैप्टर्स है इतिहास में 12 गो चाहे 15 गो या 20 गो जितना भी चैप्टर्स है लगभग 15 के आसपास चैप्टर है, संपूर्ण चैप्टर से ये मिलाकर ऑब्जेक्टिव बनाया गया है और ये 150 के आसपास मतलब 110, 120, 130 इतना ही ऑब्जेक्टिव होगा। अगर इतना आप पढ़ लेते हैं ना, ये 110 से 120 ऑब्जेक्टिव आप पढ़ लेते हैं तो आपके लिए समझिए सारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव लड़ जाएंगे, एक भी आपका एग्जाम का ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है। इसलिए क्लास 12 में जितने भी इतिहास वाले बच्चे हैं ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और एक लाइक कमेंट से आप जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न इसका देखते हैं, शुरू से अंतिम तक के चैप्टर्स का ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन थी? जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी जुड़वा राजधानी कौन थी? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये जुड़वा राजधानी थी। सबसे पहले हड़प्पा में खोज हुआ, हड़प्पा का खोज हुआ, बाद में मोहनजोदड़ो का खोज हुआ। कई बार एग्जाम में पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले किसका खोज हुआ? तो हड़प्पा का। उसके बाद किसका खोज हुआ? मोहनजोदड़ो का। हड़प्पा का खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? राखलदास बनर्जी ने, ठीक है। हड़प्पा का खोज 1921 में हुआ, मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में हुआ था। तो इन चीजों को आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, हड़प्पा लिपि में जिलों की संख्या कितनी थी? जो हड़प्पा लिपि थी उसमें जिलों की संख्या 375 से 400 थी, ठीक है ना। 375 से 400 के बीच में थी। आगे शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र कहाँ था? जो शिल्प उत्पादन होता था उसका प्रमुख केंद्र कहाँ था? चनहुद्रो में था, ठीक है। कहाँ था? चनहुद्रो में। आगे हल से जुते खेत का साक्ष्य कहाँ मिले? तो हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला? कालीबंगन से मिला था। 5वां प्रश्न है, हड़प्पा मोहर किस पत्थर से बनाई गई थी? जो हड़प्पा मोहर था वो किस पत्थर से बनाई गई थी? सिलखड़ी के मोहर से, सिलखड़ी के पत्थर से बनाई गई थी, ठीक है। आगे देखिए, आगे सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? जो सिंधु सभ्यता थी उसका क्षेत्रफल किस आकार का था? तो त्रिभुजाकार था। 7वां प्रश्न है, हड़प्पा से सर्वप्रथम बड़ी संख्या में ईंटें कब प्राप्त हुआ था? हड़प्पा से सबसे पहली बार बड़ी संख्या में ईंटें कब प्राप्त हुआ? 1826 ईस्वी में प्राप्त हुआ। आगे देखिए, आगे प्रश्न आपका क्या कह रहा है? 8 नंबर, हड़प्पा किस नदी पर स्थित है? तो रावी नदी पर स्थित है। कई बार क्वेश्चन किया। चित्राक्षर लिपि किस काल की है? तो सैंधव काल की लिपि है। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ी इमारत अन्नागर थी। कौन सी थी? अन्नागर थी, ठीक है ना। आगे हड़प्पा कालीन बंदरगाह की प्राप्ति कहां से हुई? जो हड़प्पा कालीन बंदरगाह थी उसकी प्राप्ति कहां से हुआ था? लोथल से। लोथल कहां पे स्थित है? गुजरात में स्थित है, ठीक है बाबू। वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए, मजा आ जाएगा एकदम, याद रखिएगा एक भी एग्जाम में प्रश्न आपका नहीं छूटने वाला है, ठीक है। तो मैंने बता दिया हड़प्पा कालीन बंदरगाह कहाँ स्थित है? लोथल में। आगे देखिए, सिंधु सभ्यता किस काल की सभ्यता है? तो जो सिंधु सभ्यता थी है वो ताम्रपाष्य युगीन काल की चाहे कांस्य युगीन काल की है, ठीक है। इसको कांस्य युगीन काल ही याद रखिएगा। जो सिंधु घाटी सभ्यता वो किस काल की सभ्यता है? तो कांस्य युगीन काल की सभ्यता है। आगे प्रश्न आपका बोला है कि हड़प्पा काल के लोग किसकी उपासना करते थे? तो देखिए हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा काल के जो लोग थे वो मातृ देवी की उपासना करते थे, पूजा पाठ करते थे। आगे राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का अवशेष कब मिला? अरे राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष कब मिला? 1922 में मिला, ठीक है। विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो से। यानी विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुआ था? तो मोहनजोदड़ो से, ठीक है। सिंधु सभ्यता के सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है? तो मुहर है। मुहर सिंधु सभ्यता की सबसे विशिष्ट अगर पुरावस्तु देखते हैं तो वो क्या प्राप्त हुआ? मुहर प्राप्त हुआ। आगे आरंभिक अभिलेख किस भाषा में है? जो आरंभिक अभिलेख मिला था वो किस भाषा में था? प्राकृतिक भाषा में था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में कौन सा पशु अज्ञात था? यानी हड़प्पा सभ्यता में किस पशु का ज्ञान नहीं था? अज्ञात था, तो वो था घोड़ा। घोड़ा का ज्ञान नहीं था। आगे हड़प्पा का खोज किसने किया? दयाराम साहनी ने। कब किया था? 1921 ईस्वी में करने का काम किया था, ठीक है। आगे प्रश्न, मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? राखलदास बनर्जी ने। कब किया? 1922 में किया। जेम्स प्रिंसेप की मुख्य उपलब्धि क्या थी? तो जो जेम्स प्रिंसेप थे वो ब्राह्मणी और खरस्दी लिपि का अर्थ निकाल लिए थे, इनकी सबसे बड़ी यही उपलब्धि थी। आगे धम्म के सिद्धांत की शुरुआत किसने किया? अशोक ने किया था। कलिंग पर विजय किसने प्राप्त की? अशोक ने किया था। किसने किया था? अशोक ने। आगे अर्थशास्त्र की रचना किसने किया? कौटिल्य, चाहे विष्णुगुप्त या चाणक्य भी बोल सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त थे? सूक्त क्या थे? सूक्त। अरे ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त थे? तो 1028 सूक्त थे, ठीक है। आगे देखिए, वेदांग कितनी होती है? तो वेदांग जो होती है ना 6 होती है। महाजन पदों की संख्या कितनी थी? 16 थी। तो इस तरह से मैंने अभी 27 को आपका इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया। आगे देखते हैं, आगे अभी हम लोग को तो बहुत पूरे संपूर्ण चैप्टर का देखना है, तो कोशिश करूंगा 10 से 12 मिनट के वीडियो में ये पूरा खत्म कर दूं, ठीक है। देखिए
अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? अशोक जो बौद्ध धर्म की प्रचार कर रहा था उस वो प्रचार कहाँ तक नहीं हो पाया? तो ब्रिटेन में नहीं हो पाया था। ठीक है, अशोक के प्राप्त अभिलेखों की संख्या कितनी है? तो 44 है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो सावित्री देवता को समर्पित है। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो वो था आपका मखली गोसाल। कौन था? मखली गोसाल। ये क्या था? आजीवक संप्रदाय का संस्थापक था। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं 32 नंबर। सांची का स्तूप की खोज किसने किया था? तो जनरल टेलर ने किया था। देखो, शैव धर्म के अनुयायी क्या कहलाते थे? जो शैव धर्म के अनुयायी थे वो नयनार कहलाते थे। नयनार, नयनार। ठीक है, आगे देखिए, विष्णु के 10 अवतार का जिक्र किस पुराण में किया गया? तो विष्णु के 10 अवतार का जिक्र मत्स्य पुराण में किया गया। आगे देखिए, बोले वर्ण व्यवस्था में कुल कितने वर्ण थे? 4 थे। क्या? 4 थे। ठीक है ना, आगे देखिए, प्राचीन भारत के महाकाव्य का क्या नाम था? महाभारत था। महाभारत में कुल कितने पर्व है? तो 18 पर्व है। और युद्ध भी कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक। पांडव की पत्नी का क्या नाम था? कुंती। कौरव और पांडव दोनों किस वंश से थे? जो कौरव और पांडव थे वो दोनों किस वंश से थे? तो कुरु वंश से थे। कौन सा वंश से थे बाबू? कुरु वंश थे। उस कुरु वंश से थे। ठीक है, आगे देखिए, देखिए 40 नंबर, गंगा पुत्र किसे कहा गया? भीष्म को कहा गया। त्रिपिटक, त्रिपिटक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? जो त्रिपिटक शब्द था उसका शाब्दिक अर्थ क्या था? तो 3 टोकरिया था। क्या था? 3 टोकरिया। त्रिपिटक का क्या अर्थ निकला? 3 टोकरिया। आगे देखिए, बुध चरित्र, बुध चरित्र के रचयिता कौन थे? तो बुध चरित्र के रचयिता अश्वघोष थे। कौन थे? अश्वघोष। आगे 43 नंबर, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? देखिए, जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर थे वो थे स्वामी ऋषभदेव। कौन थे? स्वामी ऋषभदेव। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। देखिए, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था बाबू? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। और गौतम बुद्ध के बेटे का क्या नाम था? राहुल। और गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम था आनंद। याद रखिएगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? देखो, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर स्वामी ऋषभदेव थे, लेकिन जैन धर्म के अगर 24वें तीर्थकर की बात करेंगे तो कौन थे? महावीर थे। कौन थे बाबू? महावीर थे। ठीक है, तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर थे। भगवान बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? जो भगवान बुद्ध थे उनको ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुआ था? तो बोध गया पर हुआ था। ब्राह्मणी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है? तो बाई से दाई लिखी जाती है। ब्राह्मणी लिपि कैसे लिखी जाती है? बाई से दाई। आगे देखिए, शुंग वंश की स्थापना किसने किया? शुंग वंश की स्थापना किसने किया था? तो पुष्पमित्र ने किया था। प्रयाग प्रशस्ति किनकी रचना? हरिसेन की। और हरिसेन की जो प्रयाग प्रशस्ति है उससे किसकी जानकारी मिलती है? समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त का राष्ट्रीय कवि कौन था? हरिसेन था। ये सब क्वेश्चन करता है, इसलिए इन सब प्रश्नों को आप याद रखिएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, 50 नंबर है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो कुमार गुप्त ने किया था। अल बरूनी कहां से आया था? तो देख बोल सकते हो उज्बेकिस्तान से आया था। कहां से आया था? उज्बेकिस्तान से वो आया था। ठीक है, भारत में अल बरूनी किसके साथ आया था? तो महमूद गजनवी के साथ आया था। इब्न बतूता किस देश से आया था? तो मोरक्को से आया था। आगे देखिए, प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न आपका बोल रहा है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा? जो इब्न बतूता था वो अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में किया था? फारसी भाषा में। आगे 55 नंबर, किस तीर्थ यात्री को यात्रियों का राजकुमार कहा गया? था हुएन सोंग जो था, ये जो था ना, इसको यात्रियों का राजकुमार कहा गया। आगे 56 नंबर, हर्ष ने मगध राज की उपाधि कब प्राप्त की थी? जो हर्ष था उनको मगध राज कब कहा गया? तो 641 ईस्वी में मगध राज कहा गया। ठीक है, आगे प्रश्न देखते, अभी तक हम लोग 56 को प्रश्न इसका क्लियर कर ले। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं 57 नंबर प्रश्न। 57 नंबर प्रश्न क्या है बाबू? ये पूरे चैप्टर्स का प्रश्न याद देखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर कब बैठा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो 1206 में गद्दी पर बैठा। रेहला किसने लिखा? तो इब्न बतूता ने लिखा। आईन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? जो आईन ए अकबरी था वो कितने भागों में बटा हुआ था? 5। सूफी पथ का संबंध किस धर्म से है? जो सूफी पथ था उसका संबंध किस धर्म से था? इस्लाम धर्म से था। ठीक है ना, पद्मावत के रचयिता कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी थे। ठीक है, आगे प्रश्न देखिए 62 नंबर, किस अलवार स्त्री संत को दक्षिण की मीरा कहा गया? मतलब किस अलवार स्त्री संत को दक्षिण की मीरा कहा गया? तो अंडाल जो स्त्री थी इसको दक्षिण का मीरा कहा गया, दक्षिण भारत का मीरा कहा गया था। ठीक है, आगे विजयनगर साम्राज्य पर कितने वंशों का शासन रहा था? मात्र 4 वंशों का शासन चला था। ठीक है, आगे देखिए, देखो अमुक्त मल्यद नाम की कृति किस भाषा में लिखी गई थी? तो जो ये अमुक्त मल्यद थी इसको कृष्णदेव राय ने
लिखने का काम किया था और ये कन्नड़ भाषा में लिखा गया था। ये जो अमुक्त मल्यद होती है ये शासन काल की जानकारी देता है। पूछता भी है किसकी जानकारी देता है ये अमुक्त मल्यद, तो शासन के बारे में जानकारी देने का काम करता है। आगे, चोल शासकों का संबंध किस राज्य से था? जो चोल शासक थे उनका संबंध किस राज्य से था? तो तमिलनाडु से था। ठीक है, आगे देखिए, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी? 1336 में। और ये कई बार क्वेश्चन भी किया कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो हरिहर और बुक्का ने किया था। कब किया था? 1336 ईस्वी में किया था। आगे, विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा था? तो राय कहा था। विजयनगर के जो शासक थे अपने आप को क्या कहते? राय कहते थे, जैसे कृष्णदेव राय। ठीक है ना, ये सबसे प्रतापी राजा थे। देखो, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हम्पी थी। ये हम्पी किस नाम पर रखा गया? तो वहां पर विजयनगर की जो देवी थी उसका नाम था पंपा देवी, तो पंपा के नाम पर हम्पी रखा गया था। ठीक है, आगे देखिए 69वां प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा कौन था? कृष्णदेव राय था। इन्हीं का जो रचना था वो अमुक्त मल्यद था। ठीक है, आगे, अमुक्त मल्यद नामक ग्रंथ की रचना किस राजा ने की थी? तो कृष्णदेव राय ने ही करने का काम किया था। आगे 71 नंबर, आईन अकबरी के लेखक कौन है? जो आईन अकबरी है उसके लेखक कौन है? अबुल फजल है। कौन बाबू? अबुल फजल। कौन है? अबुल फजल। ठीक है, आगे 72वां प्रश्न, मुगल काल में गांव का मुखिया किस नाम से जाना जाता था? जो मुगल काल था, जब मुगलों का यहाँ पर राज था, ठीक है, जैसे अकबर क्या था, बाबर क्या था, ये सब मुगल थे। ठीक है ना, तो मुगल काल में गांव का मुखिया किस नाम से जाना जाता था? मुकद्दम के नाम से जाना जाता था। मुगल काल में कौन सी धातु के सिक्के की प्रचलन थी? तो मुगल काल में चांदी के धातु के सिक्के की प्रचलन थी। ठीक है, आगे प्रश्न देखिए, खरीफ फसल किस ऋतु में बोई जाती थी? चाहे किस ऋतु में होती है? तो पतझड़ ऋतु में होती है। रबी फसल किस ऋतु में होती है? तो बसंत ऋतु में होने का काम करती है। अकबरनामा किनकी रचना थी? तो अबुल फजल की ही रचना थी। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? 1519 में किया था। देखो, ये जो बाबर था ये सबसे पहला मुगल आक्रमणकारी था, याद देखिएगा। तो बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? 1519 में करने का काम किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे, पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? तो 1526 में हुआ था। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में। खानवा का युद्ध कब हुआ? तो 1527 में हुआ। जो खानवा का युद्ध था वो कब हुआ था? 1527 में। ठीक है ना, इसमें बाबर विजय हुआ था। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो घाघरा जो था ना ये 1529 में इसका युद्ध हुआ था। आगे, बाबर के संस्करण का क्या नाम था? तो तुजुक ए बाबरी। कई बार क्वेश्चन किया भी है कि बाबर के संस्करण का क्या नाम था? तुजुक ए बाबरी। 82 नंबर प्रश्न है, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था? दक्षिण भारत में बिताने का काम किया। बाबर नामा किनकी रचना? तो इसी में आंसर है, बाबर की रचना है। ठीक है, आगे प्रश्न देख लीजिए, मुगल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बाबर के द्वारा। सबसे पहले यही मुगल आया था अपने इंडिया में। ठीक है, तो मुगल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? बाबर के द्वारा की गई थी। आगे प्रश्न आपका है 84 नंबर 85 नंबर, कि किस मुगल शासक को आलमगीर की पदवी दी गई? आलमगीर किस मुगल शासक को कहा गया था? तो औरंगजेब को कहा गया था। इसने अपने बाप को कैद कर लिया था। देखो, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। और इसको अंग्रेजों ने क्या किया? भगा दिया। यानी अंतिम शासक यही बना हुआ था मुगल वंश का। ठीक है, बहादुर शाह जफर को किसने उखाड़ फेंका था? तो अंग्रेजों ने क्या किया? उखाड़ के फेंक दिया था। तो इस तरह से 87 को आपका प्रश्न हो गया। आगे देखते हैं बाबू, आगे प्रश्न 88 नंबर देखते हैं, और ये सारे प्रश्नों को एकदम एक एक करके हम लोग समझेंगे। देखिए 88 नंबर प्रश्न क्या है? औरंगजेब किस सिख गुरु का वध करवाया था? औरंगजेब जो था वो किस सिख गुरु का वध मरवाने का काम किया था? गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने क्या किया? मरवा दिया। देखो, खुर्रम किस मुगल सम्राट का नाम था? तो शाहजहां का दूसरा नाम क्या था? खुर्रम था। ठीक है, देखो, बुलंद दरवाजा किस स्थान पर है? तो फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। शेर शाह का मकबरा, चाहे शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है। ठीक है, आगे देखिए, अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का मालिक किसे कहा गया? तो अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का मालिक जमींदार को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? जमींदार को। ढक्कन का विद्रोह कब हुआ था? 1875 में हुआ था। 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? देखो, 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें सबसे पहले शहीद होने वाले व्यक्ति थे मंगल पांडे। और ये मंगल पांडे जो 1857 का विद्रोह कहाँ हुआ था? मेरठ का। यानी मेरठ में ये षड्यंत्र होने का काम किया था। और उसी 58 में बिहार में अगर देखी जाए 1857 के बिहार का नेतृत्व तो बाबू कुंवर सिंह ने किया था। आप सुने ही होंगे ना, 80 वर्ष की हड्डी में जागा जोश पुराना था, और सब कहते थे कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। ठीक है, 94 नंबर देखिए, 1800 तो हो गया आपका 94 नंबर। 95 नंबर, फिरंगी किसे कहा गया? फिरंगी किसे कहा गया?
फिरंगी किसे कहा गया था? तो अंग्रेजों को क्या कहा गया? फिरंगी कहा गया। ठीक है, 96 नंबर जो प्रश्न वो बोला कि फिरंगी किस भाषा का शब्द है? जो फिरंगी है वो आखिर किस भाषा का शब्द है? तो फारसी भाषा का शब्द है। आगे 97 नंबर जो प्रश्न है बोला झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करते हुए कहाँ मारी गई थी? जो झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई वो युद्ध करते हुए कहाँ मारी गई थी? तो ग्वालियर में मारी गई थी। ठीक है, इनको आप सुने होंगे, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलों के हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। याद रखिएगा, अपने देश में ऐसे ऐसे राजा ऐसे ऐसे रानियां पैदा हुई है जो अपने देश के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की। अरे यहाँ तो इंसान छोड़िए, जानवर तक अपने अपने देश के लिए देशभक्ति की भावना रखते हैं। महाराणा प्रताप का नाम सुने होंगे, उनके घोड़े का नाम था चेतक, जो 20 फीट से भी ज्यादा नदी के छलांग लगा दिया था तलवार में, तलवार पैर में लगा हुआ था तब भी। याद रखिएगा, ठीक है ना। तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक, और उनके हाथी का क्या नाम था? राम प्रसाद। ये सब चीजें याद रखिएगा। ठीक है, 58 नंबर है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? जो भारत था उसकी रेलवे की शुरुआत 1853 में किया गया था। कब किया गया था? 1853 में। ठीक है ना। आगे प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश काल में पहला हिल स्टेशन कहां बना था? यानी ब्रिटिश काल में जो पहला हिल स्टेशन था वो कहां बना था? शिमला में। ठीक है ना। औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी कहां बनाया गया? जो औपनिवेशिक भारत था उसकी वाणिज्यिक राजधानी कहां बनाया गया? तो मुंबई में बनाया गया। ठीक है, आगे दिल्ली को कब औपनिवेशिक साम्राज्य की राजधानी बनाया गया? जो दिल्ली था उसकी औपनिवेशिक साम्राज्य की राजधानी, अंग्रेजों की साम्राज्य की राजधानी कब बनाया गया? 1911 में बनाया गया। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न। आगे जो प्रश्न आपका बोल रहा है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा? जो महात्मा गांधी थे उनको सबसे पहले महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। ठीक है, गांधी ने नमक यात्रा कब शुरू किया था? तो मार्च 1930 में किया था। ठीक है ना। आगे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, आगे देखिए 105 है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को अपना ये राजनीतिक गुरु मानते थे। बांग्लादेश का उदय कब हुआ था? 1971 में। भारतीय संविधान अस्तित्व में कब आई थी? तो 26 जनवरी 1950 में इसको लागू कर दिया गया। इसी कारण से 26 जनवरी को हर साल हम लोग गणतंत्र दिवस, जिसको इंग्लिश में रिपब्लिक डे के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय संविधान में कितने अध्याय है? तो भारतीय संविधान में 22 अध्याय है। संविधान के अनुसार भारत की संघ क्या है? भारत किसका संघ है? यानी यहाँ पर सुधार लीजिएगा, भारत किसका संघ है? तो राज्यों का संघ है। भारत में हैदराबाद का विलय कब हुआ था? तो 1948 में हैदराबाद मिला हुआ था। तो इस तरह से 110 को प्रश्न हो गया। अब 20-25 को और प्रश्न है, उसको भी आप देख लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा भी है। ठीक है ना। देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? 1906 में। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में। बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया? 1911 में। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर मतलब राजस्थान में। दांडी कहाँ स्थित है? गुजरात में। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। द्वारिकाधीश कहाँ स्थित है? गुजरात में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उपनिषद की संख्या कितनी है? 100। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक। महाभारत के युद्ध को किसने अपने दिव्य दृष्टि से देखा था? वो किसने दिखा था? संजय ने। ठीक है ना। आगे देखिए, महाभारत मूलतः किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत में। रामायण को मूलतः किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत में। महाभारत के लेखक कौन है? महर्षि वेद व्यास। रामायण के लेखक कौन है? महर्षि वाल्मीकि। ठीक है ना। आगे रामचरितमानस के लेखक कौन है? तुलसीदास। कई बार पूछता हनुमान चालीसा का लेखक कौन है? तो तुलसीदास ही है। विनय पत्रिका के लेखक कौन है? तुलसीदास ही है। ठीक है ना। इनके देखो, तुलसीदास के बचपन का नाम था राम बोला। क्या नाम था? राम बोला। आगे 7 द्वीपों चाहे 7 टापुओं का नगर किसे कहा गया? मुंबई या बंबई? बंबई पुराना नाम था, अब नया नाम इसका मुंबई हो गया। आगे देखिए, इंडिया गेट का निर्माण कब किया गया? 1911 में। भारत का खोज किसने किया? वास्को डी गामा। कब किया? 1498 में। अमेरिका की खोज किसने किया? कोलंबस ने। कब किया? 1492 में किया था। ठीक है, पहले अमेरिका खोज हुआ, उसके 6 साल के बाद वास्को डी गामा ने भारत का खोज कर दिया था। ठीक है, आगे देखिए, काला कानून चाहे काला विधेयक किसे कहा गया था? रॉलेट एक्ट को कहा गया। आगे भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो 1942 में। गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया। इसका दूसरा भी नाम था करो या मरो का इसका नाम था। ठीक है, भारत के संविधान का पिता किन्हें कहा गया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। ठीक है, भारतीय संविधान कितने दिन में लिखा गया था? 2 साल 11 महीने 28 दिन में। तो इस तरह से ये 25 को आपको ऑब्जेक्टिव हो गया। यानी पूरा अगर ऑब्जेक्टिव की मैं चर्चाएं करना चाहूं तो अभी आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो कितना हो गया? 110 को इधर करा दिया, 25 को अंत में करा दिया, यानी 135 को ये संपूर्ण इतिहास का आपका प्रश्न है। क्या? संपूर्ण इतिहास का प्रश्न है। और इन्हीं के बीच में से क्लास 12 वाले बच्चे का सारे ऑब्जेक्टिव लड़ जाएंगे और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसी कारण से सबका आप नोट्स तैयार कर ले, इन सभी का रुक का वीडियो को स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, यदि आप इनका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ये देख सकते हो, यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर मैं लिख देता हूँ। इस व्हाट्सएप नंबर से आप केवल व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, कॉल नहीं कर सकते। ठीक है ना, मतलब मैसेज करना, कॉल नहीं करना, क्योंकि इस पर कॉल आपका लगभग नहीं करेगा, कॉल बंद कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ से ओनली आप मैसेज करके सब पीडीएफ ले सकते हैं। और एक और काम करिएगा कि अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कितना हम लोग
मेहनत कर रहे हैं, कितना मेहनत कर कर ये सारी इकट्ठा करना पड़ रहा है, ठीक है ना। कितना दिन मेहनत किए होंगे तब जाके नोट्स आपकी तैयार हो रही है। इस तरह से हर विषय का आपको ऑब्जेक्टिव, हर विषय का लैंग्वेज लॉन्ग क्वेश्चन और आपका शॉर्ट आंसर को जो क्वेश्चन आंसर वो सारे मिल जाएंगे। तो कम से कम आपका फर्ज बनता है एक लाइक कमेंट शेयर, क्योंकि आपका एक लाइक कमेंट शेयर हमारे लिए बहुत मायने रखता है। जय हिंद।